हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्तिका क्लास। अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट चल रहा है। आज हम थ्योरी पार्ट इसका कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हमने लास्ट कल कहाँ पे छोड़ा था? कल हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम अपना छोटा सा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे हमारे पास क्या है, एक वायर है। वायर में क्या होते हैं, वायर क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। तो जब कंडक्टर हो गया तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है बच्चा। गुड कंडक्टर है, उसी की वायर बनी हुई है ना, कंडक्टर की वायर बनी हुई है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अभी जब सिंपल वायर है तो इलेक्ट्रॉन कैसे करता रहेगा, मूव करता रहेगा इधर से उधर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा जी, मूव करेगा। अब इसी वायर को अगर मैं किससे कनेक्ट कर दूं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो इसमें क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना, वो कैसे जाने लग जाएंगे, एक डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे, एक डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे। तो जब पहले वायर में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, ड्रिफ्ट कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। ठीक है, तो वैसे लगता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड से चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपस में जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलते ही यहाँ पे इतनी दूरी भी नहीं चल पाता होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरे एटम से वो क्या हो जाता है, उसका कोलिजन होता है। कोलिजन होते ही वो फिर रुक जाता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर से कोलिजन हो जाता है, वो फिर से रुक जाता है। तो वो रिंग के चल रहा है इलेक्ट्रॉन, लगता है ऐसा कि वो स्पीडली में बस ऐसे सीधा चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअलिटी क्या है कि अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन इतने ज्यादा होते हैं उसके कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिंग के चलता है। रिंग के मतलब यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, यहाँ टकराया। लेकिन जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक डायरेक्शन में चलने लग जाता है। वहां पे भी क्या होता है, कोलिजन तो होते हैं लेकिन थोड़े कम हो जाते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहती है जो आपकी ये छोटी छोटी क्या हो रही है, इतने इतने कोलिजन हो रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे चला v1 वेलोसिटी, यहाँ पे चला v2, तो इन सारी वेलोसिटी का क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। इन सारी वेलोसिटी का क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। उसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड। पहले इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं towards the positive end of the conductor under the influence of electric field। ठीक है, डेफिनेशन में आपको सीधा ही बता दिया कि जब आप पॉजिटिव एंड को इससे कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और ये क्या करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जो इसका बेसिक है वो क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो जितनी देर में वो चल पाता है, पहले कोलिजन में, दूसरे कोलिजन में, उन सारे उनका स्पीड का क्या कर लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। वो एवरेज निकालने के बाद उसको क्या कहते हैं, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए ये हुआ। फिजिक्स वाइज अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहो तो ये हुआ, मैथमेटिकली देखना चाहो तो वी क्या होता है, डी से ड्रिफ्ट, वी से वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, वी डी से डिनोट करते हैं। तो वी डी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वी डी का जो फॉर्मूला है वो है E इंटू ई अपॉन m इंटू टाउ। तो ये तो क्या है, मास है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है बेटा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, टाउ क्या है आपका, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब यहाँ कोलिजन हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ हुआ, तो बीच में इसको रिलैक्स करने का कुछ टाइम मिला है ना, वही क्या है आपका टाउ है।
तो जितने भी कोलिजन के बीच में इसको रिलैक्स करने का टाइम मिलेगा उसी टाइम का एवरेज क्या बोला गया है, रिलैक्सेशन टाइम बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा, रिलैक्सेशन टाइम बोला गया है। इतना क्लियर है? दो कोलिजन के बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको कहते हैं। आगे क्या आता है आपका, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I is equal to NEA, सॉरी आप पहले ये इसको हटा दो, आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, करंट, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस है, तो ए क्या बता रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ई तो पता ही है आपको, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वीटी क्या है बेटा आपकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है बेटा जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन किसके बीच में है, किसके बीच में बेटा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, अब आगे टर्म आती है मोबिलिटी। छोटी छोटी टर्म है वो हम इसलिए देख रहे हैं, डिटेल में कोई भी टॉपिक इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा रिवीजन वो चल रहा है, ठीक है ना, कि आपको ऐसे नहीं है कि थ्योरी करा दो फिर याद भी ना रहे। तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम उस पर चल रहे हैं बस, कि हमें क्या क्या याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन तो आने से रहे, आपको रिजल्ट ही याद रखना है। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है आपकी, मोबिलिटी। क्या है बेटा, मोबिलिटी। मोबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा, म्यू से डिनोट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कभी भी जब मोबिलिटी नाम की टर्म आ रही है ना, उसका मतलब ये है बच्चा, हम जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे ना एक वायर में, जितना वायर की सर्किट लगा दो, कुछ भी सर्किट बोल दो, सर्किट में हम जितना ज्यादा पोटेंशियल लगा रहे हैं ना उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा ड्रिफ्ट करेगा। फिर से सुनो, जितना ज्यादा पोटेंशियल देंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी ही तेजी से क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। समझ गए? ये तो बेसिक मीनिंग है कि कोई मोबिलिटी पूछ रहे जो आपको आना चाहिए। क्या बोला, फिर से देखो क्या बोला बेटा हमने, क्या बोला, कोई भी कंडक्टर है जिसपे हम क्या लगा रहे हैं, वोल्टेज लगा रहे हैं। वोल्टेज लगाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जितनी किसी भी कंडक्टर पे क्या लगा रहे हैं हम, वोल्टेज लगा रहे हैं, वोल्टेज लगाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब वोल्टेज जितनी ज्यादा लगाएंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आएगी तो इलेक्ट्रॉन उतनी ही स्पीड से क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, उतनी ही स्पीड से क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है, तो मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं और ये क्या आ जाएगा आपका, Vt अपॉन E आएगा। अब इसका एक एग्जांपल देती हूं मैं। जैसे मैंने क्या किया है, एक वायर ली है सिल्वर की और एक वायर ली है कॉपर की। मैंने इस पे भी सेम वोल्टेज अप्लाई किया,
वोल्टेज लगाइए, और इस पे भी, दोनों पे क्या लगाइए, सेम वोल्टेज लगाइए। क्या लगाइए बेटा, सेम वोल्टेज लगाइए। दोनों पे सेम वोल्टेज लगाने के बाद ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन दोनों वायर में सेम ही ड्रिफ्ट करेंगे या अलग अलग ड्रिफ्ट करेंगे। सेम वोल्टेज लगाइए, मान लो मैंने 220 की इस पे लगाई है, 220 की इस पे लगाई है, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किस में ज्यादा करेंगे या दोनों में सेम करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, किस में ज्यादा करेंगे, सिल्वर में ज्यादा ड्रिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो मोबिलिटी होती है वो मटेरियल टू मटेरियल क्या करती है, डिपेंड करती है। मटेरियल टू मटेरियल क्या करती है, डिपेंड करती है। सिल्वर कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा कंडक्टर माना जाता है। कॉपर को इसलिए यूज करते हैं सिल्वर को छोड़ के, क्योंकि सिल्वर क्या पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। सिल्वर क्या पड़ता है, हमें कॉस्टली पड़ता है, इस वजह से हम इसको यूज कर लेंगे। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किस में होंगे, आपके सिल्वर में होंगे, इसमें होंगे आपके सिल्वर में होंगे। ये चीज आपको समझ आ गई कि जो हमारी मोबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगी कि मटेरियल किसका बना हुआ है। क्लियर है ना इतना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ। अब जो 10th क्लास में हमारी इलेक्ट्रिसिटी है ना, अब सारे टॉपिक उसके चलेंगे, ठीक है ना, जो आपने पढ़ भी रखा होगा। ओम्स लॉ, ये क्या है, हमारा एक रजिस्टर है। कोई भी रजिस्टर पे कितना वोल्टेज खींचेगा, ये रजिस्टर कितना वोल्टेज खींचेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितना करंट दे रहे हैं। फिर से सुनो, कोई भी रजिस्टर है वो कितना वोल्टेज खींचेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना करंट दे रहे हैं। ये है उसको कितना वोल्टेज खींचेगा, ये किस बात पे, ज्यादा करंट दिया तो ज्यादा वोल्टेज खींचेगा, कम करंट दिया तो कम वोल्टेज खींचेगा। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। The current flowing through the circuit। तो जो V होगा, जब डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I। यहाँ पे बेटा जो आपका R है वो क्या है, कांस्टेंट है। R क्या है बेटा आपका, कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूं, एक वायर है, वायर में मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर को अगर मैंने बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे, स्पीड ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। अब ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा टकराव होगा। जितना ज्यादा टकराव उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि रेजिस्टेंस को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वो क्या होता है, टकराव ही होता है, ठहराव ही होता है। रेजिस्टेंस का सिंपल मीनिंग समझाऊं वो क्या होता है, ठहराव ही होता है। फिर से सुनो, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव करेंगे इधर उधर, ज्यादा जल्दी मूव करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन फ्री होते ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा कोलिजन होगा। कोलिजन मतलब ज्यादा टकराव होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ तो हम ये पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब रेजिस्टेंस तो फिक्स रहता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है।
तो ये क्या, दो बात एक साथ कैसे सही हो सकती है, एक तो गलत होगी, तो ये ही गलत होगी। जो रजिस्टर ओम्स ये कहता है कि ये चीज तब तक है, तब तक कब तक है ये, जब हमारा ये किस पे डिपेंड ना करे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ही ये चीज वैलिड होगी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, सिर्फ ओम्स लॉ में, सिर्फ ओम्स लॉ में। अदरवाइज कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है और उसमें घटता है। तो ओम्स लॉ में ये कंडीशन है कि आप क्या बताओगे कि द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट व्हेन टेम्परेचर एंड डायमेंशंस आर कांस्टेंट, व्हेन टेम्परेचर एंड डायमेंशंस आर कांस्टेंट। ये चीज आपको मेंशन करनी है, तब आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है ओम्स लॉ की। ठीक है बच्चा, तो आपको यहां से अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I। V क्या यूनिट क्या होती है, वोल्ट, I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इसी को हम क्या कहते हैं, ओम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ओम भी कहते हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस क्लियर है, इतना आगे चले, तो अगर ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता तो रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये चीज भी पता होनी चाहिए हमें, है ना। तो रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है बच्चा, इन पे डिपेंड करता है। ए क्या हो गया बेटा आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रो क्या है बेटा आपका, रेजिस्टिविटी, क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। इन तीन फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है। अब आपको ये चीज दिख रही है, लेंथ इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो मैं क्लियर कर दूं आपको। जैसे एक वायर है, वायर इस शेप की, ठीक है, तो ये तो हो गया वायर का एरिया, ये तो हो गया वायर का एरिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिर्फ इस वाले पार्ट को कहते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो होता है किसी भी शेप को, ये अब जैसे किसकी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है ना, किसी भी शेप को आप उस हिस्से से काटे, चाहे लेंथ के अकॉर्डिंग काटे, ब्रेड्थ या हाइट के अकॉर्डिंग, उस हिस्से से काटे कि अगर मैं यहाँ पे कट लगाती हूँ, तो दोबारा से ये वायर किस उसमें आएगी, अपनी ओरिजिनल उसमें आ जाएगी ना। कैसे कट किया, जब मैंने इसको बीच से कट किया तो इधर वाली वायर आपको फिर से ऐसे दिखेगी। तो ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वाले पार्ट को इसीलिए बोला जा रहा है कि जब मैं इसको इस तरह से काटूंगी तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में दिखाई देगी, ठीक है ना, ये फिर से सिलेंड्रिकल शेप में दिखाई देगी आपको। तो ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया होता है फिर पूरी वायर का वो एरिया होता है, ठीक है ना। तो आपका रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कि किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, ठीक है। दूसरा लेंथ, कंडक्टर की जो लेंथ है ना उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास क्या है, दो वायर है, एक वायर ये है, ये सिल्वर की वायर है, सेम ही लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोनों का। ये हमारी कॉपर की वायर है, सेम लेंथ है और सेम ही क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो अब ये बताओ दोनों वायर में रेजिस्टेंस किसका कम होगा,
रेजिस्टेंस किसका कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इन्हीं फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैंने तो क्या कर दिया, इसको भी कांस्टेंट कर दिया, इसको भी कांस्टेंट कर दिया, इसको भी कांस्टेंट कर दिया, और इसको कांस्टेंट इन द सेंस दोनों के लिए लेंथ भी सेम कर दी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम कर दिया। दोनों के लिए लेंथ भी सेम कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम कर दिया। तो अब बचा क्या, बचा क्या, रेजिस्टिविटी बची। अब आपको देखना है कि रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होती है। सिल्वर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है ना, गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर होता है तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, गुड कंडक्टर है तो इजीली फ्लो करेगा। जब इजीली फ्लो कर रहा है ना, इसका मतलब उसमें टकराव कम हो रहा है। भाई हम सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब हम गिर नहीं रहे। हम जल्दी दूर तक जा रहे हैं, इसका मतलब हम बीच में कम गिरे हैं। सेम डिस्टेंस पे दूसरा उसी टाइम में नहीं पहुंचा, मतलब वो बीच बीच में ज्यादा बार गिर गया, है ना। तो सिल्वर में क्या होता है, इजीली फ्लो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, कॉपर के कंपैरिजन में। तो इजीली फ्लो हुआ मतलब टकराव कम हुआ, टकराव कम हुआ मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ, और कॉपर में इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका रेजिस्टेंस कम किस में होगा, सिल्वर में। तो ये चीज क्या बताई है हमने कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। क्या बताया, रेजिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल डिपेंडेंट टू resist the flow of current। ठीक है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन ए मटेरियल कंडक्टर। जैसे एलॉय हो गया आपका, ठीक है, एलॉय हो गया, इंसुलेटर हो गया। मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी कि मटेरियल पे कितना, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंडेंट कर रही है, मटेरियल पे। किस वजह से, कि उसको क्या करना, रेजिस्ट मतलब रोकना, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन ए मटेरियल कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे और लेंथ पे तो डायरेक्टली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दोनों को सेम कर दिया तो आपको क्या देखना है कि किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। रेजिस्टिविटी ज्यादा मतलब उसमें कम रेजिस्टेंस है। जैसे हमने किसका एग्जांपल लिया बच्चा, सिल्वर और कॉपर का एग्जांपल लिया। सिल्वर और कॉपर का जब हमने एग्जांपल लिया तो हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस किस में कम होता है, रेजिस्टेंस किस में कम होता है बेटा, सिल्वर में रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि वो उसका गुड कंडक्टर होता है। क्लियर है इतना। तो जो तुम्हारा कंडक्टर होता है, अलॉय होता है और इंसुलेटर होता है, इनकी कुछ कंडक्टिविटी होती है, इनकी क्या होती है, कुछ रेजिस्टिविटी होती है। किस किस के बीच में होता है वो देख लो आप, कंडक्टर, एलॉय और इंसुलेटर। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर -9 तक होती है। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है, -2 से -ओम। ठीक है, क्लियर है इतना।
और जो तुम्हारे इंसुलेटर की होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर 14 से 10 की पावर 8। ये आपकी किस किस की रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टर, अलॉय और इंसुलेटर की। एक बार इसको चेक करके बताना, ये मैं श्योर नहीं हूं, आप एक बार देखना ये, ठीक है। कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 की पावर 12 से 10 की पावर 9, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, अलॉय की हो गई और इंसुलेटर की हो गई। जिसकी रेजिस्टिविटी कम किसकी कम है यहाँ पे, माइनस की टर्म जितनी ज्यादा होती है उतनी रेजिस्टिविटी डाउन चली जाती है, ठीक है। तो ये कंडक्टर, अलॉय और इंसुलेटर की क्या थी, रेजिस्टिविटी। अब एक चीज आप देखिए, जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी होती है ना, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे की क्या होता है, रेसिप्रोकल होती है। सिग्मा होती है कंडक्टिविटी और ये होती है रेजिस्टिविटी, ये आपस में एक दूसरे की क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब जैसे कोई भी मटेरियल है वो ना तो 100% प्योर हो सकता है, ना ही वो 100% गंदा हो सकता है, इम्प्योर हो सकता है कि या तो वो 99% अच्छा हो, 1% गंदा हो, या फिर 1% अच्छा हो, 99% गंदा हो। तो किसी भी मटेरियल में रेजिस्टिविटी टर्म भी होती है और कंडक्टिविटी भी होती है, लेकिन जैसे अच्छाई और बुराई एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, ऐसे ही कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी भी एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो फिर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई तुम्हारी, ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, ओम ऐसे लिखा जाता है, इसका ये उल्टा क्या हो जाएगा, मो, और मीटर है ना तो मीटर का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये किसकी यूनिट हो गई, आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई। क्लियर है इतना। उसके बाद जो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस है ना, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस वो भी एक दूसरे की क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये चीज याद रखनी है आपको। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल जी से। अब देखो यूनिट बताओ मुझे, आर की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, है ना। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई बेटा, कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई, क्लियर है इतना, इतना क्लियर है बच्चा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कल हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या तो आप एक याद कर लो, दूसरे को इसका उल्टा कर देना, दोनों को याद रखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या आता है। अब एक चीज आपको माइंड में रखनी है, जो कि आपने शायद रखी भी हुई होगी, कि सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है, और क्या डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है बेटा, पैरेलल में होता है पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है, और चार्ज क्या होता है,
डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। तो जब हमारे पास रजिस्टर है और उन रजिस्टर्स को हमने किस में कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, ए बी वायर का जो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, वो क्या आता है, ये तीन रजिस्टर है हमारे R1, R2 और R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये ही रजिस्टर जब हमने किस में कनेक्ट कर दी बेटा जी, किस में कनेक्ट कर दी बच्चा, पैरेलल में कनेक्ट कर दी। तो जो बच्चा हमने पैरेलल में कनेक्ट किए ना, तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा ना आपका, ये क्या आएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, इतना क्लियर है। सीरीज और कॉम्बिनेशन पैरेलल में आपको ये याद रखना है कि सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा। सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है लेकिन चार्ज क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। पैरेलल में आप क्या करोगे, पैरेलल में आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, और सीरीज में क्या करोगे बच्चा, आप सीरीज में क्या करोगे बेटा जी, डायरेक्ट ऐड कर दोगे। ये आपको दोनों के फॉर्मूले याद रखना, दोनों के फॉर्मूले याद रखना, क्लियर है इतना। चलो अब हम जो आज हमने किया है उसका एक क्विक सा रिकॉल कर ले, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है तो हम उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ही हमें ध्यान रहेगा। हम इस चैप्टर को कल खत्म कर देंगे, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चा, सबसे पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहती है, मैथमेटिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है वीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चा, क्या होता है, ई चार्ज, ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम अपॉन एन मास। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसमें कितनी वोल्टेज जा रही है, वोल्टेज जितनी ज्यादा जा रही है उतना, जितनी वोल्टेज जा रही है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। बाद में हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या पढ़ा बच्चा, एन ए ई वी डी, या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, वीना वीना वीना, ऐसे भी याद रखेंगे, ठीक है। ये किस किस के बीच में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या है, रिलेशन है। उसके बाद हमने मोबिलिटी पढ़ी। मोबिलिटी क्या कहती है, मोबिलिटी क्या कहती है कि एक कंडक्टर में जितनी आप वोल्टेज दोगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा। मोबिलिटी की सेंस ये बनती है, ठीक है ना, मोबिलिटी की सेंस ये बनती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है, वैसे समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन बहुत बार कोलिजन करता है तो जितने भी उसके ड्रिफ्ट होते हैं ना बीच में इधर से उधर जाना, उन सबकी एवरेज निकाली जाती है, उन सबकी एवरेज निकाली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। मैथमेटिकली उसका रिलेशन हमने बता दिया। फिर हमने मोबिलिटी पढ़ी थी बच्चा। मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वीडी अपॉन ई, वीडी अपॉन ई, ये हमने मोबिलिटी पढ़ी। फिर हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ क्या कहता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, मतलब V इज इक्वल टू RI। ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I तब होगा जब टेम्परेचर और डायमेंशंस को हम कांस्टेंट रखेंगे। उसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी बच्चा, ओम होगी, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हमने पढ़ा एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों अलग चीजें हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी दो पार्ट आते हैं, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है।
वो हम कभी बाद में देखेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों अलग चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी आपस में दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे ही कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि रेजिस्टर सीरीज में क्या होते हैं और पैरेलल में क्या होते हैं। सीरीज में आप रेजिस्टर का क्या करोगे, अलजेब्रिक सम करोगे, और पैरेलल में आप 1 अपॉन करके उनका रेसिप्रोकल करके क्या करोगे, उनका सम करोगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना अगर किसी को एनडी की तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच।